नमस्कार। इजराइल ने एक बड़ा चमत्कार किया। ये एक बड़ा कारनामा, वैसे इजराइल कारनामे करता रहता है। इस बार उन्होंने हमास के चीफ को ईरान में उड़ा दिया। वो ईरान में अपने घर पे नहीं रह रहा था। ईरान में उसका कोई घर नहीं था। ईरान में जहां पे मिलिट्री वेटरन्स रहते थे, वो वहां रह रहा था। इस्माइल हानिया नाम था इस हमास के चीफ का। और इस आदमी ने इजराइल के ऊपर हमले करवाए थे। वो रिस्पॉन्सिबल था। अपने दुश्मन जहां होंगे ढूंढ के निकालेंगे और मारा जाएगा। ये इजराइल की फिलॉसफी पहले दिन से रही थी। बड़ा डेयरिंग अटैक है, इस पे भी बात करेंगे। साथ में इससे इंडिया को क्या सबक मिलता है, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ है अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। साथ में इजराइल में रह करके ये पढ़े हैं और इन्होंने देखा है वहां का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है और वहां के लोगों का माइंडसेट क्या है। डॉक्टर साहब, तो स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या सिचुएशन है? क्या इजराइल क्या इतना डेयरिंग अटैक? इससे न्यूक्लियर वेपन तो ईरान के पास भी है, पाकिस्तान के पास है तो नहीं, ईरान के पास भी है। डर नहीं है न्यूक्लियर वेपन यूज होने का? नहीं, ऑफिशियली तो ईरान ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और जहाँ तक यूएस की इंटेलिजेंस का सवाल है, वो भी न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी तो उनको ग्रांट नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी क्षमता है तो आई मीन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं दूसरे सेंटेंस पे जाऊं इससे पहले मैं न्यूक्लियर वेपन वाला प्रश्न पे एक अपनी बात कहता चलूं। तो मेरा नहीं मानना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है या उसकी कैपेबिलिटी भी आ गई है अभी फिलहाल। हैविंग सेड दैट, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल जो हैं वो नॉन स्टॉप अटैक किया उन्होंने ईरान के और ईरान के इंटरेस्ट के ऊपर। बट उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। ईरान की तरफ से कोई ऐसा थ्रेटनिंग एक्शन लिया नहीं गया या ऐसा कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन नहीं लिया गया जिससे कि ईरान की जो एक पोजीशन है वेस्ट एशिया में वो स्ट्रेंथन होती या ईरान एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में सामने आता इजराइल के। और ईरान को कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है एज फार एज द अदर अरबिक कंट्रीज आर कंसर्न। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी प्रिसाइज समझ लीजिए कि वो की गई है, जिसको आप कहते हैं इंटेलिजेंस दी गई है, इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हाँ यहाँ पे ये एग्जैक्टली है, ये इनका घर है, यहाँ पे लोकेशन है, तो ये इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, आप समझ जाए। तो ईरान एक मिनट रुक कीजिए। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईरान के ऊपर इसका कुछ फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। ईरान को कितने चैलेंज किया गया, ईरान के ऊपर अटैक किया गया, उनके सीरिया वाले इस पे अटैक किया गया, हिजबुल्ला पे कई जगह अटैक किया, लेबनान में, सीरिया में, दुनिया भर के देशों में इजराइल ने क्या किया? ईरान ने कुछ नहीं किया। ईरान ने जो जब उनके ब्रिगेडियर या किसी हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिशियल को मारा था ईरान रिपब्लिकन आर्मी के, ईरान रिपब्लिकन गार्ड के, उसमें भी ईरान ने कुछ एक्शन नहीं किया। सो ईरान ने अपना एक जो है सॉफ्ट बेली या सॉफ्ट जो उनकी जो एबिलिटी है टू अटैक इजराइल एंड द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल, उसमें तो फेलियर हुए हैं ना। ईरान कुछ नहीं कर पाया पिछले कई अटैक्स में, और आज भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा है भाई, बिकॉज कि अगर आपने हमास के चीफ को मार दिया और वो भी ईरान में घुस के मार दिया, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर इन द ईरान, बिकॉज वो आदमी स्टेट गेस्ट है। वो आदमी ईरान में प्रेसिडेंट की शपथ में पार्टिसिपेट करने आया हुआ है, उसको स्पेशल घर दिया गया है। तो अगर कल को इंडिया में कोई इंडियन गिफ्ट गेस्ट आए और उसको पाकिस्तान ठोक के चला जाए, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया। तो अब ये भी है कि क्या इजराइल ने मारा, क्या किसी और ने मारा, क्या ईरान में जो मशहूद पेशानवी जी आए हैं इनके राज में क्या एक लिबरलिज्म का दौर आएगा, मतलब जो हार्डकोर इस्लामिज्म है उससे मुक्ति मिलेगी? ईरान के लोगों ने, अंदर के लोगों ने किया है, इजराइल के लोगों ने किया है, अमेरिकन ने किया है, या किसने किया? आई मीन दैट इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड पॉन्डर्ड ओवर। बट एक बाबात तो है कि इजराइल पिछले कुछ समय से खुल के अटैक कर रहा है एंड ईरान हैज शोन इनेबिलिटी। जी राइट। एक डॉक्टर साहब, एक चीज, क्या इंडिया के लिए इसमें कोई सबक है? क्योंकि इंडिया, ईरान खुल के अटैक कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया पे भी हमले हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। क्या इंडिया भी ऐसे कर सकता है? क्या इंडिया ऐसी कोई तैयारी कर रहा है? इंडिया के समीकरण और इजराइल के समीकरण बहुत अलग हैं। इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है, अमेरिका से लेकर के, जर्मनी से लेकर के। जैसे आप देख लें,
यूनाइटेड नेशन में जितने रिजोल्यूशन हुए हैं इजराइल को कंडेम करते हुए, जर्मनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें, बल्कि उनका विरोध किया। उसी तरीके से अमेरिका ने भी किसी भी रिजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उनका विरोध किया। जो पूरा का पूरा वेस्टर्न सोसाइटी है, या सॉरी वेस्टर्न एशियन सोसाइटी है, या अरेबिक वर्ल्ड जिनको आप कहते हैं, वो अमेरिका के सिक्योरिटी अपरेटस के बल पे तो अपनी गवर्नमेंट्स को चलाते हैं। सऊदी अरेबिया में अभी 3-4 महीने पहले की बात है, जो प्रिंस सलमान है, उन्होंने अमेरिकन से कहा था कि देयर इज अ टाइम दैट वी शुड रिन्यू आवर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक्ट। तो उनकी जो गवर्नेंस है, उनका जो राजशाहीपन है, उनका जो राजपाट है, वो तो पूरा अमेरिकन सिक्योरिटी पे चलता है। उसी तरीके से आप देख लें, चाइना जो है वो भी कोई अगेंस्ट में नहीं है इजराइल के, एज अ दुश्मनी नहीं देखता इजराइल को। वो चाइना में प्लेट डुअल पॉलिटिक्स की, वो ईरान की तरफ अपनी लीनिंग रखे, बट ईरान की लड़ाई चाइना तो नहीं लड़ने जा रहा है। लेकिन हमारे आपके यहाँ पे अगर इसी इक्वेशन को इसको अगर हम कंपेयर करें इंडियन सिचुएशन से, तो आप ये देखेंगे कि इंडियन सिचुएशन इज इंटायरली डिफरेंट। नंबर वन, जो पाकिस्तान है वो वेस्ट का कोई दुश्मन नहीं है, बिकॉज अमेरिका का एलाई रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना। नंबर टू, आप अगर देखें चाइना का फोर्स है, चाइना को पाकिस्तान को पूरा वेपनाइज करने में, इवन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी सिस्टम को भी देने में चाइना का हाथ है। आज जो JF-15 थंडर और जितने भी उनके एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि अमेरिका तो F-16 दे नहीं रहा उनको, जो भी है वो सब चाइना से आए हुए हैं। तो और पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, बल्कि वेयरएज ईरान ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियर इनेबल्ड या न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। तो कंपैरिजन नहीं की जा सकती कि अगर आपने ईरान में घुस के उनको मार दिया, हमास के चीफ को, तो सेम काम इंडिया कर सकता है पाकिस्तान में जाकर के हामिद क्या नाम है उनका, वो जो था वो हाफिज सईद को, सॉरी हामिद, क्षमा कीजिएगा, हाफिज सईद को घुस के मार देंगे। ये इंडिया कर सकता है, इंडिया कर सकता है। इंडिया अननोन गनमैन के थ्रू ये करवा भी रहा है पिछले कुछ दिनों से। मगर ये ब्लैटेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईरान की गोटियां, इजराइल का पोजीशन और रिलेशनशिप वेस्ट से और हमारा रिलेशनशिप विद वेस्ट से एक नहीं है। आपको पता है 1970 वॉर में, अमेरिका 1971 के वॉर में तो अमेरिका ने अपनी जो थी नेवल शिप्स भेजी थी पाकिस्तान के हेल्प में। वो तो रशिया ने उसको काउंटर किया था अपनी न्यूक्लियर इनेबल्ड शिप भेज करके, बेसिकली बैलेंस द इम्बैलेंस सिचुएशन। सो बॉटम लाइन जो मैं कह रहा हूं कि दोनों की सिचुएशन एक नहीं है। इंडिया को अपने भुजदंडों पे विश्वास करके एक्शन करना पड़ेगा। इंडिया ये एक्शन अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में करता है, बिल्कुल करना चाहिए और कर भी रहा है। पिछले कुछ दिनों से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, आप देखते हैं कि जो ये अननोन गनमैन है जो कि मार रहे हैं एक एक करके इंडिया के दुश्मनों को, दैट्स टेकिंग प्लेस। सिस्टम और तरीका दूसरा है, मगर इजराइल के साथ अमेरिका खुल के, भाई अमेरिका ने कहा अटैक ऑन इजराइल विल बी अटैक ऑन अमेरिका। अब आप सोच लीजिए, अमेरिका ने कहा, जब ये अभी गलवान हुआ था कि अमेरिका ने क्या कर लिया। आप जरा इजराइल पे अटैक करके देखिए, ये जो आप 1200 जूइश जो डेथ हुई थी अक्टूबर 7 अटैक में, लेकिन इसके बदले में इजराइल अब तक कम से कम, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है जो मैंने सुनी है और पढ़ी है, वो 40,000 पैलेस्टीनियंस या हमास या जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो तो सीरियंस और लेबनीज सबको ही मार रहे हैं। वो इस्लामिक जो भी जिहादिस्ट उनको लगता है वो जाके ठोक देते हैं। 40,000 मतलब कितना गुना हो गया यार, 12-36 12,000 1200 का आपने 300-400 गुना लोगों को मार चुके हो आप, और अभी भी आप रुक नहीं रहे हो। देयर इज नो स्टॉपेज। क्या इंडिया इतने लोगों को मार देता और इंटरनेशनल कम्युनिटी रुकी रहती? सिक्योरिटी, इंडिया ने गोवा के ऊपर जो गोवा में पुलिस एक्शन किया था, सिक्योरिटी काउंसिल बैठ गई थी, इंडिया को कंडेम करने लगे थे। क्या सिक्योरिटी काउंसिल बैठी है अभी तक? जो भी इजराइल ने किया है ईरान के अगेंस्ट में या पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में, सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन दिखा दीजिए। जीएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस आए हैं। तो पॉइंट है कि द इक्वेशन इज नॉट सेम, बट इंडिया इज डूइंग इट। ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं कर रहा है, इंडिया मार तो रहा ही है अननोन गनमैन के थ्रू। जी अच्छा, एक चीज और, ये अननोन गनमैन तो अलग, हमने बालाकोट स्ट्राइक तो की ही थी और उस समय भी डर था कि हम कुछ कर रहेंगे तो सामने से रिएक्शन आ सकता है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अगर इंडिया के अंदर डर नहीं था तो क्या आज भी इंडिया ऐसा ही काम कर सकता है? इंडिया ऐसा काम करेगा बिकॉज दिनों दिन जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बहुत थिन होता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान को वो खुलकर सपोर्ट नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी।
और इंडिया को भी ये वे इन करना है कि आप पाकिस्तान को अटैक करके करोगे क्या, क्योंकि अगर उस कंट्री में आप एक पॉलिटिकल वैक्यूम ला देते हो, इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है पाकिस्तान को अटैक करना, डिफीट करना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पोस्ट अटैकिंग पाकिस्तान, डिफीटिंग पाकिस्तान आप करना क्या चाहते हो, बिकॉज नो वन इन इंडिया वांट्स पाकिस्तान टू बी मर्ज विद इंडिया। भाई वो तो कैटास्ट्रॉफिक होगा, क्योंकि जितनी रेडिकलाइजेशन उस सोसाइटी की हो रखी है उसको अपने घर में लाना मतलब है कि गंदगी को घर में लेके चले आना। तो पॉइंट ये कि अगर आप अटैक करते हैं like all out war against Pakistan and by all means you should be able to defeat it। वो यूक्रेन नहीं है कि नेटो की तरह उनको पैसा, बम्बिंग और आर्मी और वेपन और एम्यूनेशन सब मिलेगा। दे आर नॉट यूक्रेन, नेटो उनके पीछे नहीं खड़ा होगा। पर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को हराने के बाद, मिलिट्री डिफीट के बाद क्या इंडियन फौजें रावलपिंडी के आईएसआई के ऑफिस में बैठ के क्या करेंगी वहां पे? तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान को आप जो है जो हराना है वो उनको इकोनॉमिकली हराइए, इकोनॉमिकली उनको इनका क्रिपल्ड कर दीजिए कि वहां की सोसाइटी रिवोल्ट करे, वहां की सोसाइटी अपनी गवर्नमेंट से लड़े, एंड दे आर ऑन द कस्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। पाकिस्तान उस जगह पहुंच चुका है। इंडिया डू नॉट नीड टू लूज स्लीप ओवर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन और पाकिस्तान पॉलिटिकल गवर्नेंस। ये तो जिस सिचुएशन में पाकिस्तान पहुंच चुका है वो सिचुएशन से वापसी नहीं हो सकती है पाकिस्तान की। सो इंडिया जस्ट वेट एंड वॉच करे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नेंस की फिलॉसफी है, सोशल कोहेजन की जो फिलॉसफी है, वो खुद ही सक्षम है पाकिस्तान का खेल खत्म करने के लिए। सो पाकिस्तान विल डाई इट्स ओन डेथ, एंड व्हेन आई से पाकिस्तान विल डाई इट्स ओन डेथ, आई मीन आइडियोलॉजिकली द कंट्री विल हैव टू गो टू द पाथ ऑफ रेनेसां। पाकिस्तान के मरने के बाद नए पाकिस्तान का उदय होगा, और उस उदय में एक जो ज्ञानवान पाकिस्तान है वो आएगा। जी अच्छा, राइट। अच्छा, एक चीज और, क्या हमने देखा इजराइल इतने डेयरिंग ऑपरेशंस करता रहता है। इराक के ऊपर अटैक किया उसने, इससे पहले सीरिया पे किया, ऑपरेशन एंटेबे, ये सारे के सारे ऑपरेशंस, क्या इंडिया के, और इंडिया की इजराइल से बहुत अच्छी दोस्ती है, क्या इंडिया इजराइल के साथ दोस्ती करके कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर सकता है कि हम लोग वहां पे जाके एटलीस्ट दाऊद को तो टारगेट कर लें? दाऊद इब्राहिम को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पहले ही लिक्विडेट करना चाहती तो कर देती है। आई थिंक वो उसको रखना चाहते हैं, और उसकी क्या यूटिलिटी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जाने, ठीक है ना। क्योंकि दाऊद इब्राहिम ताकतवर नहीं था, बल्कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस ताकतवर थी जो दाऊद इब्राहिम के पीछे थी। वो पॉलिटिकल फोर्सेस अब खत्म हो चुकी है इंडिया में। उनके अगर रिवाइवल हो जाए तो बात अलग है। अब ये महाराष्ट्र का इलेक्शन देखना पड़ेगा, बट चूंकि सेंटर में एटलीस्ट 5 साल तक तो मोदी गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन कोई बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल नहीं होगा एज फार एज द टारगेटिंग ऑफ द दाऊद इब्राहिम इज कंसर्न। मैं फिर कह रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम में ताकत नहीं था, ताकत था उसको उस पॉलिटिकल पैट्रोनेज में, जो कि वो कोई भी काम करता था और उसके ऊपर कोई पुलिस एक्शन नहीं होता था, बल्कि पुलिस प्रोटेक्शन मिलता था। वो प्रोटेक्शन वीक हो चुका है, तो दाऊद इब्राहिम इज डन एंड डस्टेड। दाऊद इब्राहिम की जो गैंगस्टर की क्षमता थी वो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि एक उसमें रिलीजियस कॉज भी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हाफिज सईद वही मैं कह रहा हूँ कि वो देखिए हाफिज सईद और ये लोग मुझे तो लगता है जिंदा रहने चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को आप ज्यादा आइसोलेट कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन में हाफिज सईद एक लिस्टेड टेररिस्ट है, तो बेचो उसको आप दुनिया भर में कि आप अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर ले, बिकॉज हाफिज सईद मरेगा दूसरा बन जाएगा कोई, उससे भी ड्रीडेड। जिंदा हाफिज सईद ज्यादा वैल्यूएबल है, जिंदा और क्रिपल्ड हाफिज सईद ज्यादा वैल्यूएबल है कि आप पाकिस्तान को ले जाके आप जब तक 26/11 रहेगा और जब तक हाफिज सईद जिंदा रहेगा, इंडिया दुनिया भर में बेचेगा कि ये देखिए आगे। अब अगर हाफिज सईद मर जाता है तो बेसिकली जो 26/11 का कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ वो भी मर जाएगा। लेकिन अगर हाफिज सईद जिंदा रहेगा, दाऊद इब्राहिम जिंदा रहेगा, तो तब तक पाकिस्तान और 26/11 का कनेक्शन जिंदा रहेगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि जिंदा हाफिज सईद जो है वो ज्यादा यूजफुल है पाकिस्तान, इंडिया के लिए, पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए। बाकी जो आप रेट्रीब्यूटिव एक्शन लेना चाहते हैं, मिलिट्री रेट्रीब्यूटिव एक्शन आप ले सकते हैं, आप कुछ एक जगह टारगेट करके। बट पॉइंट क्या है कि आप क्या हाफिज सईद को मार के पाकिस्तान को आप सोचते हो कि आप क्रिपल्ड कर दोगे? पाकिस्तान इज अ बर्थ प्लेस ऑफ हाफिज सईद। पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में हाफिज सईद पैदा हो रहे हैं, एक जाएगा दूसरा बन जाएगा। आप ये तो वो वाली कहानी है ना, ये तो बेसिकली भस्मासुर वाली कहानी। या वो है, वो कौन था वो जिसका रक्त बीज, एक रक्त भूमि पे गिरता था और सैकड़ों रक्त बीज खड़े हो जाते थे। तो हाफिज सईद एक रक्त बीज है। आप हाफिज सईद को मार के क्या कर लेंगे? मेरे हिसाब से तो आई वुड एज एन इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट आई वुड नेवर एडवोकेट फॉर किलिंग हाफिज सईद। हाफिज सईद वो ज्यादा लाइबिलिटी है, जिंदा हाफिज सईद बहुत बड़ी लाइबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए, क्योंकि उनकी सोसाइटी में भी वो लोग जो ऐसी चीजों का अपोजिशन कहते हैं वो हाफिज सईद को एक एग्जाम्पल देते हैं।
आपने हाफिज सईद को मार दिया तो वो तो सिंपैथी गेन कर लेंगे वहां के जो रेडिकल है। जी राइट राइट राइट। दैट मींस कि इजराइल वाला एंगल भारत यूज भी कर सकता है और इजराइल के एंगल से यूज कर सकता है, लेकिन यूज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिया को उसका डिप्लोमेटिक फायदा मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।